उल्टापुर नाम का एक गांव था, जहाँ पर सारी चीजें उल्टी थी। घर उल्टे और तो और लोगों के काम करने का तरीका भी उल्टा। फिर एक दिन ये खबर शिमलापुर गांव के हरीश को पता चलती है और वो खुद ही अपनी आंखों से इस गांव को देखने के लिए आता है। वो देखकर कहता है, अरे ये क्या, यहाँ तो जैसा सुना था वैसी ही सारी चीजें उल्टी हैं। घर से लेकर कुएं सब उल्टे हैं, पर ये सब संभव कैसे है? हरीश गांव में जाता है और उस एक आदमी से मिलता है जो अपनी साइकिल उल्टी चला रहा होता है और हरीश उससे पूछता है, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सब उल्टा क्यों है और आप ये साइकिल उल्टी क्यों चला रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता, पर जब से मैं इस गांव में हूँ तब से सब ऐसा ही चल रहा है। पर तुम ये बात गांव के मुखिया से पूछ सकते हो, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। और वो मुझे कहाँ मिलेंगे? गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ मिलेगा, जो कि गांव में अकेला सीधा पेड़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से हरीश उस पेड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया खड़े रहते हैं। हरीश उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ घर, कुएं, पेड़ सब उल्टे क्यों हैं और सिर्फ ये अकेला पेड़ सीधा क्यों है? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम ये क्यों जानना चाहते हो? मैं शिमलापुर गांव का हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ सारी चीजें उल्टी हैं, तो मैं देखने के लिए खुद चला आया। और अब जब मैंने सारी चीजों को अपनी आंखों से देख लिया है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि यहाँ सारी चीजें ऐसी क्यों हैं। फिर मैं गांव जाकर सारी बातें लिखकर उसे गांव में बांट दूंगा। देखो बेटा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैं यही जानता हूँ कि एक बार एक ऋषि थे जो इस गांव में इस बड़े सीधे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे, और किसी वजह से उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया, जिस वजह से इस गांव की सारी चीजें इस तरह से उल्टी हो गईं। पर उन्होंने श्राप क्यों दिया और उस श्राप को कैसे हटा सकते हैं? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम्हें जानना है तो तुम गांव के पुस्तकालय में जाकर खोजबीन कर सकते हो। शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से हरीश गांव के पुस्तकालय में जाता है। जहाँ पर कई सारी किताबों की लिखाई उल्टी होती है। यहाँ के किताबों में तो लिखावट भी उल्टी है, इसे तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हरीश किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है। वैसे ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो कि बाकी किताबों से थोड़ी अलग थी। हरीश उस किताब को उठाकर जैसे ही खोलता है तो वो देखता है, अरे, इस किताब में तो सारी चीजें सीधी लिखी हुई हैं। देखता हूँ, शायद इसमें कुछ लिखा हो जिससे ये पता चल जाए कि इस गांव की ये हालत आखिर हुई कैसे। हरीश उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें गांव की कहानी लिखी होती है। कई सालों पहले एक संत इस गांव में प्रवेश करते हैं और बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस समय गांव का नाम सीधापुर हुआ करता था और संत जी गांव वालों को सही बातें सिखाया करते थे। एक दिन संत जी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सूचना देते हैं। गांव वालों, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि आप सभी को गांव में हो रहे शिकार के बारे में बता सकूं। आप लोग जो मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं उसे अभी छोड़ दीजिए, वरना इसका अंजाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर कुछ लोग आपस में कहते हैं, इस संत को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए और ये हम पर अपना राज चलाना चाहता है। तुम सही कह रहे हो, हम तो अपने शिकार का काम जारी रखेंगे। चलो अपने शिकार के जाल को गांव के जंगल में डाल कर आते हैं। गांव वाले संत की बातों को अनसुना कर देते हैं
और फिर से शिकार के कई सारे जालों को जंगल में बिछा देते हैं। फिर एक दिन संत जंगल से गुजर रहे होते हैं। ये गांव वाले शिकार हद से ज्यादा करने लगे हैं और ये सब कुछ अपने शौक के लिए कर रहे हैं। बिना वजह मासूम जानवरों को मारना बहुत बुरा है। जैसे ही वो ये शब्द कहते हैं, वैसे ही एक रस्सी उनके पैर में पड़ती है और खींचकर संत जी को पेड़ से उल्टा लटका देती है। लगता है बड़ा शिकार हाथ लगा है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ संत जी को उल्टा लटके देखते हैं, वो डर जाते हैं और जल्दी से उन्हें नीचे उतारते हैं। फिर माफी मांगने लगते हैं, पर संत जी बिना कुछ सुने उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं। और जल्द ही सारे गांव में ये बात मालूम पड़ जाती है। सारे गांव वाले संत जी से मिलने आते हैं। हमें माफ कर दीजिए जो हमने किया उसके लिए। संत जी ध्यान से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी होती है और फिर वो गांव वालों से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर जो आज मेरे साथ हुआ मैं उसे नहीं भूल सकता। जिस तरह से मैं उल्टा लटका और मुझे सारी चीजें उल्टी नजर आई, उसी प्रकार ये मेरा इस गांव को श्राप है कि ये पूरा गांव भी उल्टा हो जाएगा और इस गांव का नाम आज से ही सीधपुर से उल्टापुर होगा। गांव वाले ये सुनकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी भी आगे से शिकार नहीं करेंगे। ये देखकर संत जी को उन पर तरस आ जाती है और वो उन्हें बताते हैं, एक दिन आएगा जब एक नेक इंसान जो तुम्हारी परिस्थिति पर तरस खाएगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा, बस उसे मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाना होगा। लेकिन भोजन की सामग्री गांव के हर घर से आनी चाहिए। तब से लेकर आज तक सारी चीजें उल्टी है, बस उस पेड़ को छोड़कर जहाँ पर संत जी बैठा करते थे। ये किताब जो संत जी ने खुद ही लिखी थी, इस किताब को पढ़कर हरीश मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है, अगर हमें ये श्राप तोड़ना है तो हमें सारे गांव के घरों से खाने का सामान मंगाना होगा। ये तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही सारे गांव वालों को जमा करता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। पर वो व्यक्ति है कौन जो हमारी मदद करना चाहता है? मुखिया जी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जब से मैं आया हूँ मुझे आप लोगों की परिस्थिति पर तरस आ रहा है और मैं तो बस आप लोगों की मदद करने का कोई उपाय ढूंढ रहा था, तभी मुझे वो किताब मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा। मुखिया सारे गांव वालों को जमा करता है और सारी बातें विस्तार से बताता है और फिर गांव वाले कहते हैं, हम सारी चीजें करने को तैयार हैं। हमें इस श्राप से मुक्त होना है हरीश, तुम बस खाना बनाना। हम सभी गांव वाले गांव के सभी घरों से तुम्हें खाने का सामान ला कर देंगे। जी ठीक है, तो मैं 100 संतों के लिए खुद खाना बनाऊंगा और इस गांव को इस उल्टे होने के श्राप से मुक्त कराऊंगा। गांव के हर एक घर से कुछ न कुछ सामान आता है और सबको जमा करके हरीश संतों के लिए खाना बनाता है। अगले दिन गांव वाले 100 संतों को बुलाते हैं भोजन के लिए। खाना खाने के बाद उनमें से एक संत मुखिया जी से पूछते हैं, क्या हुआ मुखिया, अचानक से हम सभी के लिए ये दावत कैसी? कई वर्षों पहले एक संत ने इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव की सारी चीजें उल्टी हो जाएं, चाहे वो घर हो या फिर पेड़ या फिर कुआं। और उन्होंने कहा था कि ये सभी चीजें ठीक तभी होंगी जब कोई नेक इंसान हमारी इस दशा को देखकर हम पर तरस खाएगा और वो 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन कराएगा और भोजन का सामान गांव के हर एक घर से आना चाहिए। संत हरीश को अपने पास बुलाते हैं। हरीश बेटा, तुमने जो इस गांव के लिए किया है उसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं। अगर ये गांव इस श्राप से मुक्त हुआ है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है।
संत जी, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं। सदा खुश रहो बेटा। ये कहकर सारे संत गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब सूरज उगता है तो सारी चीजें एकदम सीधी हो जाती है। गांव के हर एक घर सब सीधे हो जाते हैं। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और मुखिया जी सारे गांव वालों को एक साथ जमा करते हैं। हरीश बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने हमारे लिए किया शायद ही कोई करता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी। बस आप गांव वालों को बता दीजिए कि पहले वाली गलतियां वापस ना दोहराएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी मुखिया जी सारे गांव के लोगों से कहते हैं, इस गांव में आज के बाद कभी कोई जानवरों का शिकार नहीं करेगा और अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हाँ, हम कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। और उसी वक्त मुखिया जी गांव का नाम फिर से सीधापुर रख देते हैं और गांव के सभी लोग अब अपने सीधे गांव में खुशी से जीते हैं। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा। यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे, हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहाँ से चली जाती है। तुमने सुना, जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगिनी के निवासी हो। तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है।
जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें, हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन। इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे। गोकुलपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे थे। जहां हर गांव शहर में तब्दील हो रहा था, वहीं पर किसी भी सरकार ने गोकुलपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। ना अच्छे सड़क, ना ही कोई ट्रेन की सुविधा थी वहां। उसी गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी मीना भी रहती थी। गांव में हॉस्पिटल न होने की वजह से संजय को मीना को हमेशा अपने बैलगाड़ी में दूसरे गांव ले जाना पड़ता था, जिससे मीना को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। मीना, अब तो समय के साथ बैलगाड़ी में जाना और आना और कठिन हो गया है। अगर एक ट्रेन की सुविधा इस गांव में होती तो एक गांव से दूसरे गांव जाना कितना आसान होता, पर कोई सरकार हमारे गांव की तरफ देखता भी नहीं है। मैंने सरकार को इस विषय पर कई सारे पत्र भेजे, पर सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा।
आज गांव में इस विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। तुम आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ना सरकार ढंग का रास्ता बना रही है और ना ही ट्रेन की सुविधा दे पा रही है। इतने पत्र सरकार को भेजने के बाद भी एक भी उत्तर वहां से नहीं आया। उन्हीं गांव वालों के बीच रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो कि गांव का मुखिया बनना चाहता था। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, हम एक गांव से दूसरे गांव बैलों से भी तो जा सकते हैं। हमें ट्रेन या रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी। मेरी पत्नी मीना गर्भवती है और अस्पताल दूसरे गांव में है और वहां जाने के लिए हमें पहाड़ों वाले रास्ते से जाना पड़ता है और उसमें बहुत खतरा है और साथ ही साथ तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारी बैलगाड़ी ही खराब होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं रमेश, संजय ठीक कह रहा है। गांव के लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने में तकलीफ तो होती है। ये सुनकर कि मुखिया संजय का साथ दे रहा है, रमेश आग बबूला हो गया। फिर संजय साहब, अब ये भी बता दीजिए कि इस समस्या से हम निकले कैसे? हम सारे गांव वासियों को मिलकर सरकार को खत लिखना चाहिए, फिर उन्हें हमारे खत का जवाब देना ही पड़ेगा। भेजते रहो खत। इतने खत हम पहले ही भेज चुके हैं, उनका तो कोई उत्तर आया नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे खतों को रद्दियों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही है। बात तो ये भी है संजय कि इतने खत हम पहले ही लिख चुके हैं, उनका भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया। ये सुनकर संजय निराश हो गया। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इस गांव में कहीं भी ये दवाइयाँ नहीं मिलती। तुम आराम करो मीना, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। संजय अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और तुरंत दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जिसके हाथ में पाइप से बनी हुई छड़ी होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ों के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा होता है। संजय उसे देखकर कहता है, चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से दूसरा गांव बहुत दूरी पर है। आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आ जाइए, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। वो बूढ़ा व्यक्ति संजय के गाड़ी में बैठ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति संजय का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरे गांव में एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में ना ही अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। हमें हर काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन काम है। मैंने सरकार को ट्रेन के लिए इतने सारे खत लिखे, पर सरकार की तरफ से एक भी खत का उत्तर वापस नहीं आया। ऊपर से हमेशा एक डर सर पर रहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे हर महीने अस्पताल ले जाना और लाना पड़ता है। उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बस एक ट्रेन की सुविधा गांव में हो जाती तो सब ठीक हो जाता। संजय ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरे गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर तुम ये मेरी पाइप की छड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है। ये पाइप मुझे एक संत ने मेरी ईमानदारी को देखकर दिया था। इस पाइप को तुम जमीन में गाड़ दो। अगले दिन ये तुम्हें कई सारे पाइप देगा, जिससे तुम जो चाहे वो बना सकोगे, और ये तुम्हारे गांव की रक्षा भी करेगा। ये सुनकर संजय को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी संजय ने वो पाइप ले लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संजय दवाई लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो मीना, दवाई खा लो। मीना संजय के हाथ में पाइप देखकर पूछती है, ये आपके हाथ में किस तरह का पाइप है जी? ये पाइप मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने दी है।
संजय अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिस पर मीना कहती है, आप आज ही इस पाइप को जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये पाइप जादुई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर ये बात सच हुई तो गांव का कल्याण हो जाएगा ना। ये सुनकर संजय पाइप को जमीन में गाड़ देता है और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वहाँ एक पेड़ पर कई सारे पाइप लगे होते हैं, जिसे देखकर संजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो सच में जादुई पाइप है। मैं अभी जाकर मुखिया और सारे गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। संजय मुखिया और गांव वालों को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिस पर मुखिया कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर हम इतने सारे पाइप का करेंगे क्या? ये पाइप ऐसी वैसी पाइप नहीं है। इस पाइप से हम जो भी बनाएंगे वो चीज बन जाएगी। लेकिन हम इससे क्या बनाने वाले हैं? हम सब मिलकर इस पाइप से एक ट्रेन बनाएंगे जो हमें दूसरे गांव से जोड़कर रखेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए और ट्रेन बनाने लगे। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वाह, इस ट्रेन के बाद अब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाएगा और इस गांव की प्रगति भी होगी। सही कहा आपने। ये देखकर रमेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो हंसते हुए कहता है, ये देखो, पाइप से ट्रेन बनाई है। कभी तुमने सुना है पाइप के ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन चलेगी ना? वो तो जब हम इसमें बैठेंगे तो पता चल जाएगा रमेश। संजय सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, आओ सब, अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिस पर रमेश कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा इस ट्रेन में। ये चलने वाली नहीं है। पता चला कि ये टूटकर हम पर ही गिर गई। रमेश ने लोगों को डराने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने ट्रेन में पहले बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं भी नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगा। पता नहीं कब कौन सा अनर्थ हो जाए। ये सुनकर मुखिया रमेश पर क्रोधित हो उठा। अगर तुम्हें नहीं बैठना तो मत बैठो। गांव वालों को डराकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमेशा सत्ता हासिल करने के पीछे पड़े रहते हो, पर कभी अपने दिल से इस गांव के बारे में भी सोचा करो। जाने दीजिए मुखिया जी, हम ट्रेन में बैठते हैं। देखते हैं कि ये रमेश सही है या फिर मैं। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चलने लगती है और सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। फिर सारा गांव ट्रेन का इस्तेमाल करता है, पर ये सब देखकर रमेश एक बार फिर आग बबूला हो जाता है। ये ट्रेन जब से आई है तब से सभी गांव वाले इस मुखिया और संजय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इस गांव का सरपंच नहीं बन पाऊंगा। रमेश कुछ गांव के लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है, मुझे ये ट्रेन, मैं किसी भी हाल में इस ट्रेन को इस गांव में चलने नहीं दे सकता। हम आज ही रात जब सब सो जाएंगे तो इस जादुई पाइप की ट्रेन पर तेल डालकर आग लगा देंगे और फिर जब मैं मुखिया बनूंगा तब तुम सबको एक अच्छी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग रमेश के साथ हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही रमेश और वो लोग ट्रेन में तेल लेकर घुसते हैं और फिर रमेश कहता है, बहुत पाइप की ट्रेन कर रहे थे ना, आज इसका काम यहीं तमाम कर देता हूँ। पर जैसे ही रमेश और वो लोग पाइप के ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ट्रेन के कुछ पाइप जादुई तरीके से बाहर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे? ये तो नामुमकिन है। फिर वो पाइप ट्रेन में ही जेल बनाकर उन्हें कैद कर लेती है और जब अगली सुबह होती है तो संजय और मुखिया ट्रेन में चढ़ते हैं और रमेश को कैद देखते हैं। अरे ये क्या? तुम और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया मुखिया जी, इनके हाथों में तेल है। जरूर ये लोग इस ट्रेन को नुकसान पहुँचाने आए होंगे। तब मुखिया रमेश से पूछता है, क्या ये बात सच है रमेश? नहीं, ये बात सच नहीं है। मैं तो सिर्फ इस ट्रेन में बैठने आया था। जैसे ही रमेश ये झूठ बोलता है
वैसे ही एक पाइप उसके सिर पर पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है, वरना ये पाइप की ट्रेन ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी और संजय, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था और इस ट्रेन को जलाने वाला था। मुझे मेरे किए पर पछतावा है। मैं फिर ऐसा कुछ कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर गांव वाले चिल्लाकर कहने लगते हैं, गांव से निकाल दो इसे, गांव से निकाल दो इसे। रमेश, तुम आज और इसी वक्त इस गांव से निकाले जाते हो। मुखिया जी, मुझे लगता है हमें रमेश को एक और मौका देना चाहिए। उसे उसके किए पर पछतावा है। ये सुनकर मुखिया कहता है, अगर तुम कहते हो तो रमेश को एक मौका और देते हैं, पर ध्यान रहे रमेश, अगर ऐसी गलती वापस हुई तो तुम्हें इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर रमेश सबसे माफी मांगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मैं बस इसी बात से बहुत खुश हूँ। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता।
मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े एक खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो?
कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो। आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर 2 लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाएं? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित, मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई,
अब मैं क्या करूंगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से, दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहां एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो, गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास, सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। तुम भी तो परेशान हो, मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो, मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहां एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है।
जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य, दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूं। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि। हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी। आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो। ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ। और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं। वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है।
मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश। सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है। एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया, उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे, वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गांव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है, उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश। तुम्हें ये चमत्कारिक चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया, और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया
घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि, ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो, आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी। क्यों ना हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं।
दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप? और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि इस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।